हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जाना था। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग उस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को इन्हांस कर पाइए। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, लेकिन उसमें ये 2-3 टर्मिनोलॉजी आएगी। ठीक है, तो उसको एक बार समझ लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है एक बार जरा उसको समझ लें। ठीक है, रेशियो क्या है? रेशियो को देखिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात। ठीक है, रेशियो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको रेशियो पढ़ना है। ठीक है, रेटियो मत पढ़िएगा, कई विद्यार्थी इसको रेटियो पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टी है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन स होता है। ठीक है, दैट मीन्स रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो ये देखिए अनुपात क्या होता है, बेसिकली किसी भी दो संख्या के बीच का वो रिलेशन होता है। ठीक है, जो ये बताता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। ठीक है, जो रेशियो है ये क्या बताती है, यह यह किसी भी दो संख्याओं, ठीक है, दैट मीन्स नंबर्स, ठीक है, दो संख्याओं के बीच का एक संबंध है। ठीक है, जो यह बताती है कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी या छोटी है। ठीक है, ये देखिए जो रेशियो है ना, ये जो शब्द है इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या करना चाह रहा है कि बेसिकली जो रेशियो है ये किसी भी दो संख्याओं, ठीक है, किसी भी दो संख्याओं के बीच का एक संबंध है, एक रिलेशन है। ठीक है, जो यह बताती है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, जैसे हम लोग लिखते हैं कि सपोज दैट एक संख्या 2 है, एक संख्या 5 है। ठीक है, तो ये इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 है और 5 है, अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखें कि 2, इसको बोलते हैं इज टू। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे दो साइन लगा रहे हैं जिसको हम लोग हिंदी में विसर्ग बोलते थे। ठीक है, बोलते थे, क्या बोलते हैं भी। ठीक है, ये जो विसर्ग कहलाता था, लेकिन मैथमेटिक्स में वो रेशियो का साइन हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं इज टू। ठीक है, ये क्या है, 2:5। इसको ध्यान रखिए, इसको पढ़ना क्या है, जो सिंबल हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इज टू। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए 2 आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग ब्लू कलर से दिखा दे रहे हैं। 2 आगे लिखा हुआ है, इसको 2 आगे लगा दीजिए। 5 बाद में लिखा हुआ है, 5 आगे लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2:5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको जब भी हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो लिखते हैं 2/5। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अनुपात है इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा। ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिखा जाता है इसको। तो यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि ये जो 2 है ये इस 5 से 3 यूनिट कम है। ठीक है, चूंकि हम लोग 2 में 3 जोड़ते हैं तभी ना वो 5 के इक्वल आता है। तो कहने का मतलब है ये 2 से डायरेक्ट जंप करके 5 पर आया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो 2 है ये 5 से 3 यूनिट कम है। ठीक है, तो ये देखिए बेसिकली क्या कर रहा है कि ये 2 और 5 के बीच का एक रिलेशन बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रेशियो होता है वो किसी भी दो नंबर के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, जो ये बताता है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना कम या कितना ज्यादा है। ठीक है, ये हमको बताना था। तो अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है
ठीक है, ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वालिटी है ना, ये जो शब्द है ये इक्वल शब्द से आया है। ठीक है, इक्वल से बना है इक्वालिटी, और इक्वल का मतलब क्या है, समान, बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो टू कोऑर्डिनेट्स है, मतलब दो निर्देशांक है, उसके बराबर के बारे में बात कर रहे हैं, उसका समानता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो आपस में बराबर कब होंगे। ठीक है, कोई भी अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो आपस में बराबर कब होंगे। ठीक है, हमको इसके बारे में जानना है, तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे सपोज दैट, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है सपोज दैट Q, इसका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो Q है इसका कोऑर्डिनेट सपोज दैट है a, b। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट इक्वल है। ठीक है, इक्वल का मतलब है क्या, कि दोनों एक ही बिंदु है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर वो दोनों एक ही बिंदु होगा तो दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स है वो बराबर होंगे। दैट मीन्स हम इस दोनों पॉइंट को उठा करके, सपोज दैट इसको हम लोग ब्लू कलर से दिखा देते हैं। सपोज दैट ये जो पॉइंट है Q, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है a, b। ठीक है, तो ये जो Q पॉइंट है, हम लोग बोले कि P और Q दोनों एक ही पॉइंट है, जिसका मतलब है कि ये दोनों एक ही जगह पर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है वो किसी भी चीज़ का लोकेशन बताता है। तो अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी अगर एक ऐसा चीज़ है जो कि P पोजीशन पर है और एक दूसरा अगर वस्तु है, ठीक है, वो Q पोजीशन पर है। ठीक है, तो जब ये P पोजीशन पर था और ये Q पोजीशन पर था, दोनों अलग अलग था, हम ये बोल रहे हैं कि दोनों एक ही पोजीशन पर है। ठीक है, दैट मीन्स दोनों जो है वो एक ही पोजीशन पर है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग दोनों को उठा करके एक जगह ले आए तो दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों जो बिंदु है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर हमको कोई भी दो बिंदु है, हमसे ये कहा जा रहा है कि दोनों बिंदु इक्वल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का x कोऑर्डिनेट वो बराबर होगा और दोनों का y कोऑर्डिनेट ये बराबर होगा, तभी ना वो दोनों बिंदु एक पोजीशन पर आएगा, अदरवाइज तो अलग अलग पोजीशन पर हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहें कि यदि x, y, ठीक है, ये किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये अगर इक्वल है एक दूसरे पॉइंट a, b के बराबर, तो यहाँ पर जो x है वो a के बराबर होगा और जो y है ये b के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कई कई बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण उसको आगे परेशानी होती है। अब देखिए यहाँ क्या है, तीसरा टॉपिक में सिंबल फॉर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब निर्देशांक के लिए सिंबल का यूज करते हैं। हालांकि हमने पिछले वीडियो में उसका यूज भी किया था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इसको स्पेशली इसको इस तरीके से बता देते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर अगर P कोई पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट था x, y। ठीक है, हम लोग इसको एक सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि P का, ठीक है, P का निर्देशांक x, y है। ठीक है, तो देखिए ये कितना लंबा स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको इतना लंबा ना लिखें। ठीक है, तो इसका जो एक सिंबल है, ठीक है, उसको हम लोग यूज करेंगे। और वो सिंबल क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो का निर्देशांक ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग लिखते हैं ट्रिपल लाइन से। जैसे बराबर लिखने के लिए हम लोग दो लाइन यूज करते थे, उसी तरह से निर्देशांक को बताने के लिए तीन लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है का निर्देशांक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो तीन लाइन है इसी का मतलब हो जाता है का निर्देशांक है। मतलब इसके बाद अगर हम लोग लिख दें x, y, तो कहने का क्या मतलब हो जाएगा, जो बिंदु P है उसका निर्देशांक x, y है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जितना लंबा स्टेटमेंट लिखा हुआ था हिंदी में, उसी को हमने शॉर्ट फॉर्मेट में सिंबल का सहायता से इतना छोटा में लिख लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो नोटेशन है तीन लाइन का, ये डिनोट करता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक को। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये बात समझ में आया होगा। तो आइए आज का जो मुख्य टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसमें क्या टर्म यूज हो रहा है उसको समझना जरूरी होता है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग इस शब्द पर थोड़ा सा गौर करते हैं। ये जो यहाँ देखिए जो शब्द है ये सेक्शन है, ठीक है। फॉर्मूला का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द है सेक्शन, ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग अगर अपने बचपन का एग्जाम्पल लें, सपोज जब भी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो हमारे क्लास के जो विद्यार्थी थे टोटल, ठीक है, उसको क्या करते थे हमारे जो टीचर हैं वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते थे, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते थे कि आप चलिए आप लोग जो है सेक्शन ए में आते हैं, कुछ लोग सेक्शन बी में आते हैं, कुछ लोग सेक्शन सी में आते हैं। तो उसको जरा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। वहाँ पर वो बेसिकली क्या कर रहे थे कि हमारे जो ग्रुप्स थे, ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट थे टोटल हमारे क्लासमेट, उसको क्या कर रहे थे वो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में बांट दे रहे थे, ठीक है। तो यही जो ग्रुप का जो नाम रख देते थे वही कहलाता था सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ नया चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। तो बेसिकली सेक्शन का मतलब क्या हो जाता था, विभाजन, ठीक है। मतलब उसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, कि कैसे उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली हम लोग जो है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स रेखा खंड के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी रेखा खंड को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेक्शन फार्मूला दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतः विभाजन, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल डिवीजन है इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरनल डिवीजन के बारे में, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, इंटरनल डिवीजन। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक जो सेक्शन फार्मूला जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये आखिर आया क्यों था, ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, साइंस का जो भी पोर्शन है, ये सोशल साइंस जो भी है, तो वो हमारे डेली लाइफ से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारे लाइफ में जो समस्या आती गई, ठीक है, तो उसको खोजते खोजते, ठीक है, उनका उनका जो है डेवलपमेंट होते होते ये सारे सब्जेक्ट का निर्माण हो गया, ठीक है। और अभी भी हो ही रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई भयंकर चीज़ है, तो उसको आराम से समझेंगे। तो ये हमारे लाइफ से उत्पन्न हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग आसानी से समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो हम जो यहाँ बात बताने जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारे चीज़ सेक्शन फार्मूला के बारे में समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट ये जो है रेड कलर का ये आपका घर है, ठीक है। और ये जो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब सपोज दैट कोई कंपनी आती है, ठीक है, और वो ये कहती है कि हमको जो है आपके घर और स्कूल के बीच में एक टावर लगाना है, ठीक है। तो जब इसको टावर लगाना है तो वो कंपनी एक कंडीशन रखता है कि हम टावर उसी स्थान पर लगाएंगे जहां से कि आपका घर का डिस्टेंस, ठीक है, वो m यूनिट का हो जाए, और उस टावर से लेकर के आपके स्कूल का डिस्टेंस वो n यूनिट का हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कंडीशन पर। वो बताना चाह रहा है कि जो आपका घर और आपके टावर का जो हम लोग टावर लगाएंगे उसके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट होना चाहिए, और आपके जो स्कूल है और आप यहाँ से टावर लगेगा उसके बीच का डिस्टेंस n यूनिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पर m है और यहाँ n है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपके घर और टावर के बीच का डिस्टेंस अगर 10 यूनिट होगा, दैट मीन 10 किलोमीटर होगा, या तो इस टावर से इस स्कूल के बीच का डिस्टेंस अलग होगा, सपोज दैट वो 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो अलग अलग लिखने का मतलब यही है कि वो टर्म अलग अलग होगा, ठीक है। जो यहाँ पर संख्याएं आएंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है। तो ये जो कंपनी वाला था, ठीक है, तो ये कंडीशन रखा कि हम लोग जब भी टावर लगाएंगे तो वो m यानी आपके घर से उस टावर के बीच का डिस्टेंस m यूनिट होगा, और उस टावर से लेकर के आपके स्कूल तक का डिस्टेंस n यूनिट होगा, ठीक है। तो वो जो है जो कंपनी वाला है तो वो क्या किया बेसिकली, एक इस चीज़ को समझने के लिए वो एक लाइन को ड्रॉ करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो जो लाइन है वो आपके घर को और आपके स्कूल को, ठीक है, जोड़ती है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो आपके घर और आपके स्कूल को जोड़ती है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी किसी चीज़ का स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग एक बिंदु मानेंगे, ठीक है।
जैसे आपका ये घर है, इसको हम लोग एक बिंदु मान लिए, ये आपका स्कूल है, इसको भी एक बिंदु मान लिए, और ये जो टावर जहाँ लगेगा उसको भी हम लोग एक बिंदु मान रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट आपके घर का जो नाम हम लोग दे रहे हैं ए, और आपके स्कूल का नाम दे रहे हैं बी, और जहाँ पर टावर लगाना चाह रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पी, ठीक है। तो अभी देखिए, हमको चूंकि इसको हम लोग बिंदु माने हैं, तो बिंदु का जानते हैं कि कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो आपका घर है इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और जो स्कूल है उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। और ये जहाँ पर ये जो टावर लगेगा उसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x, y है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है, जैसे ये देखिए आपका घर था, तो आपको अपने घर का पोजीशन पता है, दैट मीन्स आपको अपने घर का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। फिर आपका स्कूल है, आपको आप उसका लोकेशन भी जानते हैं, दैट मीन्स आपको उसका कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। अगर जनरल अगर समझने का प्रयास करें तो आपके स्कूल का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, लेकिन ये टावर कहाँ लगाना है, ठीक है, ये नहीं आपको पता है, ठीक है। इसी चीज़ का समाधान करना है। तो जब हमको इस टावर का पोजीशन पता करना है कि कहाँ लगाएंगे, और हम इसको बिंदु मान करके काम कर रहे हैं, तो बिंदु मानने का मतलब है कि हम अगर इसको x का x कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं और इसका y कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं, तो हम इस टावर का एग्जैक्ट जो पोजीशन है उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि जो आपका घर है, दैट मीन्स ए से लेकर के इस टावर यानी पी के बीच का डिस्टेंस वो कितना होना चाहिए, वो m यूनिट का होना चाहिए, ठीक है, m इकाई का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यूनिट है ना, तो यूनिट की जगह पर कुछ भी हो सकता है, सपोज वो मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम क्या यूनिट लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि हमको यहाँ पर यूनिट नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम लोग यूनिट वर्ड ही यूज कर लिए, ठीक है। और फिर जो P से B तक का दूरी है, दैट मीन्स PB, ये कितना है, n यूनिट, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशंस है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो P है, आपके और आपके घर को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, ठीक है, ध्यान रखिए, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। पहला पार्ट क्या है, AP, दूसरा पार्ट है PB। कहने का मतलब है कि AP डिवाइडेड बाय PB हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और AP का वैल्यू m है और PB का वैल्यू n है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो टावर जहाँ पर लगेगा, ये चूंकि आपके घर और आपके स्कूल के कहीं ना कहीं बीच वाले पोर्शन में आएगा, तो ये जो ए बी लाइन था, मेरा ए बी लाइन सेगमेंट था, रेखाखंड था, इसको ये दो पार्ट में डिवाइड किया, और इस दोनों के बीच में रह करके, ठीक है, इस दोनों के बीच में रह करके डिवाइड किया। दैट मीन्स इस डिवीजन को हम लोग बोलेंगे इंटरनल डिवीजन, ठीक है, मतलब ये अंतः विभाजन है, ठीक है। जब भी डिवाइड करने वाला बिंदु अगर दोनों के बीच में आता है, दैट मीन्स उस रेखाखंड के बीच में आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो डिवाइड करेगा वो इंटरनल डिवीजन करेगा, अंतर विभाजन करेगा। और यही चीज अगर बाहर हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, ठीक है। तो हम लोग उस टॉपिक में नहीं जाते हैं, उसको अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए हमको इतना बात समझना था। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लोग जो अनुपात जो हमको दे रहा है, इसको अगर हम लोग अनुपात के फॉर्मेट में लिखें, ये क्या हो जाएगा, m/n, ठीक है। तभी हमने ताज़ा ताज़ा सीखा रेशियो के बारे में, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, जब भी हम लोग रेशियो में लिखता है कोई भी चीज़, जैसे सपोज 2:3 है, ठीक है, इसी चीज़ को हम डिवीजन में लिख सकते हैं, ठीक है, 2/5, ठीक है, बस यही चीज़ है। और अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आइए देखिए, इसके लिए जो फार्मूला है उसको कैसे याद रखना है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदुएं ए, यहाँ देखिए ये साइन आ रहा है कोऑर्डिनेट का, मतलब ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तथा बी जो दूसरा बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, देखिए जो शब्द है क्या यूज कर रहा है, आंतरिक रूप से, मतलब अंतर विभाजन, ठीक है। तो वो किस रूप में कर रहा है, m/n के अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। तो करने वाले बिंदु जो ये विभाजित करेगी, जो बिंदु सपोज ये बिंदु है जो विभाजित करेगी, तो उसका निर्देशांक हम लोग इस फॉर्मेट में निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या है कि mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। और ये जो दूसरा जो y का जो वैल्यू होगा वो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज कि ये जो जो निर्देशांक हमको मिल रहा है, ये चूंकि इस p का निर्देशांक है, और हम बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू इतना है, मतलब ये दोनों इक्वल है। जब ये इक्वल है तो इसका क्या मीनिंग होगा कि
यहाँ पर जो x है और ये x का पोजीशन पर है, देखिए इसको कंपेरिजन करिएगा, ठीक है। हम लोगों ने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए x के जगह पर क्या है, ये टर्म है टोटल mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। ये चूंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और दोनों के बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा के पहले वाला पोजीशन क्या होता है, x का, और कॉमा के बाद वाला पोजीशन होता है y का। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये P पॉइंट और ये पॉइंट दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है, अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि दो बिंदु अगर बराबर है तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे, मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट बराबर होगा, दोनों का y कोऑर्डिनेट बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर बोलें कि ये दोनों बिंदु अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा और इसका y कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है और यही मेरा फार्मूला भी है, ठीक है। यही मेरा फार्मूला भी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जब भी हमसे कहेगा कि हमको इंटरनल डिवीजन का फार्मूला बताइए, तो हम लोग ये फार्मूला वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ था, इसी को हम लोग अगर थोड़ा सा और अगर डीप में समझें तो क्या लिखा हुआ है, दैट इज, यहाँ देखिए दो बिंदु है, ये दोनों इक्वल है। अब दो बिंदु इक्वल होता है तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये एक्स है इसका जो वैल्यू आएगा वो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा, ठीक है। और जो y का वैल्यू होगा वो यहाँ देखिए, ये y का वैल्यू होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अभी देखिए इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको भी आइए समझ लेते हैं कि इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बना पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला को याद रखने का प्रयास करते हैं। तो सपोज दैट कि अभी इसी जो पिक्चर था उसी को हम लोग लेते हैं, सपोज दैट यही वो लाइन था और इसका इनिशियल पॉइंट ए है और इसका अंत बिंदु, ठीक है, बी है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, ठीक है, और इस बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 था और इसके बीच में था p पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट था x y, और ये जिस अनुपात में डिवाइड कर रहा था वो था m अनुपात n, ठीक है। देखिए फार्मूला कैसे बन रहा है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो ये m है, ठीक है, इसको क्या किया गया, इसके सामने वाले बिंदु के x कोऑर्डिनेट से गुना किया गया है, ठीक है, दैट मीन्स m इंटू x2। फिर ये जो मेरा n था इसको इसके जस्ट सामने वाला बिंदु का x कोऑर्डिनेट में गुना किया गया है, दैट मीन्स nx1। फिर दोनों को जोड़ा गया है, फिर नीचे में उसका जो रेशियो था उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ मेरा आता था x का वैल्यू, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोग y के वैल्यू को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है देखिए, तो y के लिए क्या किया गया है कि उसी तरह से यहाँ पर जो m था इसको उठाया और इस बिंदु के y कोऑर्डिनेट से गुना किया, तो क्या मिल गया my2। फिर इस बिंदु यहाँ जो रेशियो था इसको लिए n और इसके y कोऑर्डिनेट में गुना कर दिए, तो क्या हो गया ny1। फिर दोनों को जोड़ दिए, फिर जो रेशियो था उसको नीचे में जोड़ करके डिवाइड कर दिए, ये जो वैल्यू आ रहा था ये मेरा y का था, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से फार्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ और इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस का मतलब होता है खास स्थिति, ठीक है। स्पेशल का मतलब क्या होता है, खास, तो खास स्थिति। अब खास स्थिति में क्या है उसको देखिए जरा, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इक्वली, ठीक है। अभी हमने देखा था कि ये जो इक्वल शब्द से बना हुआ है, दैट मीन्स कोई भी अगर बिंदु है वो किसी भी रेखाखंड को अगर बराबर भाग में बांटती है तो क्या होगा, ठीक है, बराबर भाग में अगर बांटती है तो क्या होगा। अभी हमने जो ये वाला जो केस देखा था, ठीक है, ये जो अभी ये कंडीशन देखा है, तो यहाँ पर ये m और n था, ठीक है, मतलब जिस अनुपात में डिवाइड कर रहा था वो अलग अलग अनुपात था। सपोज अगर ये 10 हुआ तो ये 5 हो सकता है, ये अगर 2 हुआ तो ये 3 हो सकता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो ये स्पेशल केस है ये कहना चाह रहा है कि वो जो लाइन सेगमेंट का जो डिवीजन करेगा वो इक्वल करेगा। मतलब कि अगर हम मान लें कि ये एक लाइन सेगमेंट था, इसका ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और यहाँ पर जो है एक बिंदु P आ रहा है
जो क्या करता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स अगर ये एम है तो ये भी एम होगा। कहने का मतलब है अगर ए से पी तक के बीच का दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो पी से बी तक के बीच का दूरी भी 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, तभी ना वो बराबर बराबर भाग में बांटेगा। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में जो ए पी बटा पी बी है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, एम डिवाइडेड बाय एम। तो ये क्या करेगा, दोनों कट कर देगा। तो कट करने के बाद में क्या रिजल्ट मिलेगा, 1:1। रेशियो को हम लोग अगर रेशियो में लिखना चाहें तो 1:1 लिखाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर पॉइंट है, अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को बराबर भाग में बांटेगी तो वो हमेशा उसको वहां पर हम लोग 1:1 लेकर के कर सकते हैं काम। ठीक है, जो भी हमको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हमको करना पड़ेगा तो उसको हम लोग 1:1 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही बात देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु दैट मीन्स मिडिल पॉइंट क्या करता है, उसे 1:1 के यानी 1:1 के रेशियो में विभाजित करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कोई भी बिंदु है अगर किसी रेखाखंड को बराबर भाग में बांटती है, ठीक है, तो उसको वहां पर हम जो रेशियो लेंगे वो 1:1 ही लेंगे। अब ऐसा क्यों लेंगे, ठीक है, कभी कभी ये मन में डाउट हो सकता है कि ऐसा क्यों लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि ए और पी के बीच का दूरी है 10 किलोमीटर। ठीक है, और पी से बी तक का जो दूरी है वो भी है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि आप इसको रेशियो के टर्म में लिख करके बताइए, तो रेशियो के टर्म में लिखने का मतलब है कि दोनों के बीच में रेशियो का साइन लगाएं। और रेशियो का साइन लगाने का मतलब है कि हम इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिखें, यानी डिवीजन के फॉर्मेट में। ये 10/10 हुआ, और इसको जब हम लोग कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 1/1। ठीक है, 1/1 मिलेगा हमको, कहने का मतलब है 1:1। तो आखिरकार हम कहाँ पर पहुंचे, इसी 1:1 पर तो पहुंचे। ठीक है, तो जब भी हमसे कहा जाएगा कि कोई भी पॉइंट है वो किसी लाइन सेगमेंट को बराबर भाग में बांट रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर जो मेरा m है उसका वैल्यू 1 है और n है उसका भी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात था। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जो भी चीज़ हम समझे, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा था। अब देखिए उससे पहले, ठीक है, हम लोग उस क्वेश्चन को जाने, ठीक है, क्वेश्चन को देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। उससे पहले हमको ये बात जानना जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, अच्छे मार्क्स से करना है, तो हमको एक स्टूडेंट के नज़रिए से नहीं, एक टीचर के नज़रिए से देखना चाहिए कि कोई भी टीचर जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए उस चीज़ को समझने के लिए हम इस फार्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए अभी जो हमारा जो टावर जो अभी हम लोग जो लगाने वाले थे उसका कोऑर्डिनेट कितना था, x, y माने थे, और हमने इसका वैल्यू देखा था कि वो कितना था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। हमारे साथ बोलते चलिएगा, फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, फिर था जो y का वैल्यू था वो था my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या करेंगे जो हमारे टीचर्स होंगे, जो क्वेश्चन सेटर होंगे, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारे क्या क्या टर्म यूज हो रहे हैं। देखिए एक टर्म था m, एक टर्म था n। ठीक है, फिर क्या था, x था, फिर y था, फिर क्या है x1 y1, फिर क्या है x2 y2। अभी देखिए जो गेम जो टीचर खेलेंगे ना वो इन्हीं सब टर्म से के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो हमको वो क्या करेंगे बेसिकली, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं, यहाँ देखिए 8 टर्म यूज हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या करेंगे, सबका वैल्यू दे देंगे। ठीक है, लेकिन किसी एक को छोड़ करके वो सबका वैल्यू दे देंगे। ठीक है, सपोज दैट ये m को गायब कर दिए। ठीक है, तो m का वैल्यू नहीं दिए और बाकी सबका वैल्यू दे दिए, तो आपसे पूछेंगे कि बताइए आप इस m का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, वो ऐसा कर देंगे। फिर कभी कभी हो सकता है कि आपको जो है ये x का वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, मतलब जो भी जहाँ पर आप जिस पोजीशन पर टावर लगाना चाहते थे उसका x कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। ठीक है, और बाकी सब कुछ दे दिया। ठीक है, जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट था वो सारा चीज़ दे दिया है और ये गायब कर दिया है। तो उसको निकालने के लिए पूछ बोलेगा कि आप इसका मान निकाल कर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई भी फार्मूला बनता है तो उस फार्मूला में क्या क्या टर्म यूज हो रहा है उसके बारे में जानना जरूरी होता है।
क्योंकि जो टीचर होते हैं ना वो यहीं से गेम खेल जाते हैं, ठीक है, और फिर हमको पता लगता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा, ठीक है, आप मान करके चलिए 100% फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और अपना जो हमारा जो सेक्शन फार्मूला का जो इंटरनल डिवीजन था उसका जो जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर से और अपने दिमाग में क्लियर ढंग से बैठा लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर कभी भी उससे अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलता है लाइफ में कभी भी, ठीक है, तो उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोला, उस बिंदु के निर्देशांक बताइएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर बिंदु है मान लेते हैं तो उसका हमको निर्देशांक बताना है, तो निर्देशांक तो दे नहीं रहा है, हम लोग मान लेते हैं, मान लेंगे कि उसका निर्देशांक है एक्स कमा वाई, ठीक है। हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो गया उस बिंदु का निर्देशांक। बात समझ में आ रहा है। आइए क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं इतना, ठीक है, और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना अनुपात में आंतरिक विभाजन करती है, ठीक है, मतलब 3:1 के रेशियो में आंतरिक विभाजन करती है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वो क्या बोल रहा है, इंटरनल डिवीजन करेगा, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन करने का मतलब क्या है, हमको अभी जो ये फार्मूला जो ताज़ा ताज़ा जो सीखे हुए हैं उसका यूज करेंगे, यही फार्मूला का, ठीक है। तो देखिए आप जब भी आप लोग क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो आप लोग सबसे पहले डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो डायग्राम से क्या होगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, और फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है ये आसानी से आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। जैसे मान लेते देखिए यहाँ पर हमको इस फार्मूला का यूज करने के लिए क्या चाहिए था, 3 बिंदु चाहिए था। तो उसमें से देखिए 2 बिंदु आपको दे रहा है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है, और जो तीसरा बिंदु था उसको आपको बताना है कि वो बिंदु कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए जरा उसको उसका नामकरण कर लेते हैं। सपोज दैट ये एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है, जिसका शुरू वाला पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु है बी, ठीक है, और जिस पॉइंट को हमको निकालना है उसको मान लेते हैं सपोज दैट वो पी है, ठीक है। और चूंकि पी के पोजीशन के बारे में बताना है हमको, तो वो पोजीशन कौन बताता है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट बताता है। लेकिन हमको चूंकि पोजीशन पता लगाना है, दैट मीन्स उसका कोऑर्डिनेट पता लगाना है। तो कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, मान लिया एक्स कमा वाई है, हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही हो जाएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्लियर है। तो यहाँ देखिए जो पहला बिंदु था उस रेखा पर का वो कितना था, 5, -2 इसको मान लिए, और ये जो दूसरा बिंदु है वो 9, 6 है, ठीक है, बात क्लियर है। तो देखिए हमको और क्या दे रहा है, ये किस अनुपात में डिवाइड किया, 3:1 के रेशियो में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक यानी पी से बी तक का दूरी वो 1 है, ठीक है। अब इसमें किसी को भी आगे पीछे मान सकते थे, ठीक है, हम यहाँ पर 3 की जगह पर 1 को ले सकते थे, 1 की जगह पर 3 को ले सकते थे, ठीक है, जैसा हमारा मर्जी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमको जो लाना है वो एक्स का और वाई का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो वो वैल्यू कहाँ से आएगा, तो वो वैल्यू आएगा इस फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पर जो ये फार्मूला था, ठीक है, इस फार्मूले से आएगा। तो हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आइए उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि माना कि ए, ठीक है, जिसका निर्देशांक, ठीक है, क्या है 5, -2 तथा बी जिसका निर्देशांक 9, 6 है, ठीक है, ये मान लिए। और क्या दिया हुआ है इसमें कि यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए और बी से या ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड को बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y है वो क्या करती है 3:1 अनुपात, ठीक है, 3:1 के अनुपात में
विभाजित करती है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमको जो जो चीज़ का रिक्वायरमेंट था क्या वो सारा चीज़ हमको मिला, उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारे पास जो जो चीज़ का रिक्वायरमेंट था वो सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर जो पहला बिंदु था और दूसरा बिंदु था इसको क्या मानते थे, देखिए यहाँ ये जो बिंदु ए है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 5 कामा, देखिए 5 कामा -2। तो देखिए अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि ए का कोऑर्डिनेट हम लोग कितना मानते थे, x1 कामा y1। फिर बी उसका कोऑर्डिनेट क्या कितना दिया हुआ है 9 कामा 6, और इसी को हम लोग मानते थे x2 कामा y2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और m बराबर कितना दे रहा है 3, और n बराबर दे रहा है 1। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमको बताना है जो P पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट था x, y। ठीक है, हमको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे, देखिए आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि चूंकि बिंदु P, ठीक है, AB को अंतः विभाजित करती है। ठीक है, AB को अंतः विभाजित करती है, देयरफॉर अंतः विभाजन सूत्र से, ठीक है, क्या हो जाएगा x, y इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2, ठीक है, प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमको सब का जो वैल्यू है वो रख दीजिए। m का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, m का वैल्यू 3 हो गया। फिर x2 का वैल्यू कितना है, देखिए x2 का वैल्यू है 9। यहाँ देखिए ये दो पॉइंट्स इक्वल है, इक्वल होने का मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा, करने का मतलब है x2 बराबर 9 हो गया। फिर प्लस n का वैल्यू कितना है 1, फिर x1 कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये दोनों पॉइंट इक्वल है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इक्वल होने का मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा, x1 बराबर हो गया 5। फिर डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए, दैट मीन्स 3 + 1। फिर देखिए आइए इधर, फिर 3 इंटू y2 का वैल्यू देखिए यहाँ से 6 हो गया। फिर प्लस n का वैल्यू, सॉरी n का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख दिए। फिर जो मेरा y1 है उसका वैल्यू हो गया -2, फिर डिवाइडेड बाय 3 + 1। बात क्लियर है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है, ये हो गया 9 × 27 और प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। फिर कॉमा यहाँ से देखिए 6 × 18 प्लस, यहाँ से प्लस माइनस माइनस कर देगा इसको, यानी 18 - 2, तो दैट मीन्स क्या हो गया 16 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए ये कैंसिल करेगा, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16। कहने का मतलब है कि दैट इज, यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट x, y बराबर था, इसका वैल्यू आ रहा था x, y। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा कि x, y का वैल्यू हम लोगों को पता लग गया। ठीक है, जो x, y था उसका वैल्यू हम लोगों ने पता लगा लिया कि वो जो टावर होगा वो किस पोजीशन पर होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि उस बिंदु का जो इस दोनों लाइन को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, सॉरी, इस बिंदु से बनने वाले रेखाखंड को m/1 में विभाजित करेगी, तो उस P पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा। कहने का मतलब है कि वो 8,2 पर होगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखिए एक और क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या कहता है कि यदि कोई बिंदु, ठीक है, यदि कोई बिंदु रेखाखंड AB को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिएगा, समद्विभाजित करती है। सम का मतलब हो गया बराबर, द्वि का मतलब 2, और विभाजित करना मतलब
बांट देना, ठीक है। मतलब वो समद्विभाजित करती है, मतलब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जहां ए बराबर इतना है और बी बराबर हमको इतना दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाइए, ठीक है। इसका जैसे सपोज ये एक लाइन है, ठीक है। ये हो गया इसका पोजीशन, यानी ए पॉइंट का, ये हो गया बी पॉइंट का। और सपोज दैट पी जो बोल रहा है वो कहाँ होगा, उसको अगर मान लें पी, तो वो कहाँ होगा, दोनों के मिडिल में होगा, दोनों के बीचों बीच होगा। जो क्या करेगा, ए से पी को के बीच का जो दूरी होगा उतना ही दूरी पी से बी का होगा, ठीक है। तभी ना ये इसको ए बी को दो बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, दोनों रेशियो चाहिए, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। फिर जो जो दोनों जो पॉइंट है जिससे वो लाइन बन रहा है, लाइन सेगमेंट बन रहा है, उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ देखिए ए का कोऑर्डिनेट तो दे रहा है, ठीक है, 4, -3, ठीक है, ये दे रहा है। बी का कोऑर्डिनेट भी दे रहा है 8, 5, और पी का कोऑर्डिनेट तो हमको निकालना ही है, तो इसको हम लोग 8, x, y मान लेते हैं। लेकिन हमको एक चीज़ नहीं दिया हुआ है और वो क्या है, अनुपात, ठीक है, किस अनुपात में वो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखिए वो नहीं देने का वजह है, हमको यहाँ पर ये हिंट्स कर दिया है कि हमको वैसा बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि समद्विभाजित करेगा, मतलब बराबर भाग में बांटेगा। और हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में नोट में एक बात देखा था, जब भी कोई भी बिंदु किसी रेखाखंड को बराबर भाग में बांटेगी तो उसका अनुपात क्या होगा, तो वो अनुपात होगा 1:1, ठीक है। दैट मीन्स 1:1, ठीक है। तो हमको देखिए m और n का वैल्यू मिल गया। फिर जो पहला पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट मिल गया, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो कहने का मतलब है हमारे पास अब सारा चीज़ अवेलेबल है जिसका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको फटाफट डील करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमको इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है ना। तो अभी देखिए एक और बात, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो एक स्पेशल केस में देखा था, यहाँ पर ये जो स्पेशल केस था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि ये किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आइए ज़रा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सॉरी, आइए इसको देखिए कैसे डील करेंगे। यहाँ क्या क्या चीज़ दिया हुआ है देखिए, लिखते हैं इसको। यहाँ जो ए है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट जो दे रहा है 4, -3 है, इसको हम लोग मानते थे x1, y1, ठीक है। फिर बी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 8, 5, और इसका वैल्यू हमको दे रहा है, इसका वैल्यू हम लोग मानते थे x2, y2। पी इसका निर्देशांक है x, y, हमको इसका वैल्यू निकालना है। और जो हमारे पास अनुपात था वो दिया हुआ था m:n। कहने का मतलब है कि m का वैल्यू यहाँ पर 1 है और n का वैल्यू भी 1 है। तो आइए हम लोग इसको डील करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, तो फटाफट क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो आइए फार्मूला लगा करके देखते हैं ये क्वेश्चन डील होता है या नहीं होता है। तो देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो अभिष्ट बिंदु होगा, ठीक है, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक। अभी देखिए यहाँ पर जो हम लोग अभिष्ट वर्ड जो यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जो बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना है, ठीक है, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। तो हमको निकालना क्या है, x, y ना। इसको चलिए लिख दिए। अब इस पर फटाफट फार्मूला फिट कीजिए, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो m है और n है इसका वैल्यू तो 1 है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो लिखिए नीचे क्या होता था m+n, मतलब दोनों के जो रेशियो है उसको जोड़ दीजिए, तो 1+1, ठीक है, ये तो नीचे आएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। फिर इसमें भी नीचे आएगा 1+1, ठीक है, इतना तो लिखना ही है। तो फिर हो गया m का वैल्यू 1 और यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है 8, फिर प्लस n का वैल्यू भी 1 है, और फिर यहाँ पर जो मेरा x1 है वो कितना है 4,
फिर इधर आ जाइए, y2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस, फिर देखिए y1 का वैल्यू कितना है -3। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। आइए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट x, y बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या मिल गया, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब है ये, सॉरी कहने का मतलब है यहाँ पर ये डिवाइड करेगा तो 6 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने वो पोजीशन निकाल लिया उस बिंदु का जो क्या करेगा, जहाँ पर वो बिंदु P होगा जो इस A और B से मिलने वाले रेखाखंड को बराबर भाग में बांटेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर देखिए आइए अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों को यहाँ तक अगर हमारी बात समझ में आई है तो ये जो 2 क्वेश्चंस है इसको बनाइएगा। ठीक है, डील करने का प्रयास कीजिएगा और आंसर आप लोग बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि हमको ये अनुमान लग सके कि हमने जो पढ़ाया क्या वाकई में वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो हमको इसका इंतज़ार रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सेक्शन फार्मूला का जो इंटरनल डिवीज़न था उसके बारे में जानकारी मिली होगी। ठीक है, और अच्छे से वो समझ पाए होंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।